प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम। मार्क्स ने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन निश्चित है। उसका विश्वास है कि इतिहास की शक्तियां साम्यवाद के पक्ष में हैं और पूंजीवाद समाज जैसे ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा वैसे ही उसका पतन अनिवार्य हो जाएगा। किंतु मार्क्स नेतावादी नहीं है। उसका कथन है कि उसके आधार पर साम्यवाद की प्रतीक्षा में चुपचाप नहीं बैठा जाना चाहिए, उसके लिए सक्रिय प्रयत्न किया जाना चाहिए। उसके अनुसार वर्ग संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तनों की पूंजी है और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा निरंतर शोषित होते रहने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावनाएं आ जाती है। इसलिए पूंजीवाद का अंत कर साम्यवाद की स्थापना करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी इसी वर्ग पर है और यही समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करेगा। परिवर्तन की पद्धति के संबंध में मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं की जा सकती। पूंजीपति वर्ग कभी भी अपनी इच्छा से संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व छोड़ना नहीं चाहेगा। इन साधनों पर उसका अधिकार समाप्त करने के लिए बल और शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स व एंजल्स लिखते हैं, इस साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही की जा सकती है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो उसे कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए और कुछ नहीं है और जीतने के लिए सारा विश्व पड़ा है। मार्क्स और एंजल्स का कथन था कि क्रांति के लिए श्रमिक वर्ग को एक लंबी तैयारी करनी होगी। सर्वप्रथम उसके द्वारा अपने आप को एक वर्ग के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उसके द्वारा श्रमिक वर्ग संघों के निर्माण में सक्रिय योग दिया जाना चाहिए। 1848 का प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट लीग नाम की पार्टी का घोषणा पत्र था और 1864 में उनके प्रयत्नों से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटरनेशनल वर्किंग्स मैन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। श्रमिक वर्ग के द्वारा चेतना जागृत कर और विशाल संगठनों की स्थापना कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलाया जाना चाहिए। उनके द्वारा वेतन वृद्धि, काम के घंटों में कमी और काम की परिस्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। इन आंदोलनों से श्रमिक वर्ग को कुछ सुविधाएं तो प्राप्त होंगी, किंतु इन आंदोलनों का महत्व सुविधाएं प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं, वरन इस दृष्टि से भी है कि इन आंदोलनों के द्वारा श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार करने का कार्य किया जाना है। श्रमिक क्रांति की सफलता के लिए मार्क्स का निर्देश है कि प्रत्येक देश में श्रमिकों के द्वारा समाज के अन्य सभी वर्गों को संघर्ष में अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मार्क्स का ये विचार उसकी व्यवहारिकता का परिचय देता है। मार्क्स की कुछ रचनाओं में ये संकेत मिलता है कि वे हर अवस्था में क्रांति और बल प्रयोग को आवश्यक नहीं मानता था। अपने बाद के जीवन में वे सोचने लगा था कि शक्ति प्रयोग के बिना भी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। 1872 में हेग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मार्क्स ने कहा था, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभिन्न देशों की संस्थाओं, आचार विचार तथा रुचियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और हम इस बात से इनकार नहीं करते कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह के ऐसे देश हैं और यदि मैं आपकी व्यवस्था को अच्छी तरह से समझता हूँ तो मैं हॉलैंड को भी इसमें सम्मिलित कर देता, जहाँ की श्रमिक शांतिपूर्ण तरीक़ों से उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु सब देशों में ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार कुछ देशों में उसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों के पूंजीवाद के अंत की आशा की गई है, किंतु ये बात अपवाद स्वरूप है और सामान्यतः उसका विचार यही है कि पूंजीवाद के विनाश हेतु बल प्रयोग और क्रांति जरूरी है। मार्क्स के शब्दों में, बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक पुराने समाज की दाई है। अब मार्क्सवादी पद्धति की आलोचना। हिंसा और रक्तपात का मार्ग अनुचित। मार्क्स अपने दर्शन में क्रांतिकारी पद्धति पर ही अत्यधिक जोर देता है, जिसे आलोचकों द्वारा अत्यधिक अनुचित कहा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रांति के मार्ग को अपनाने से वांछित लाभ लक्ष्य प्राप्त हो ही जाए। हिंसा को अपनाने का परिणाम असभ्यता और बर्बरता होता है और इस बर्बरता के आधार पर एक शांतिपूर्ण
न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। लॉस्की कहते हैं, पूंजीवाद का अंत साम्यवाद में ना होकर ऐसे अराजकता से हो सकता है कि जिससे साम्यवादी आदर्शों से असंबद्ध कोई निरंकुशवाद निकले। पोपर का तो ये कहना है कि व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्सवाद का संभवतः सबसे अधिक हानिकारक तत्व है। मार्क्स की धारणा यह है कि उचित साध्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, किंतु राजनीति को नैतिकता से पृथक करने का ये विचार स्वयं साम्यवादी व्यवस्था के लिए अत्यधिक हानिकारक है। जोसेफ ई डेविस ने मार्क्स के विचारों को इस त्रुटि के संबंध में कहा है कि यह गंभीर और मूलभूत त्रुटि है जिसे वर्तमान सरकार को सदैव ही भय बना रहेगा। पद्धति की दृष्टि से तो मार्क्स की विचारधारा निश्चित रूप से दोषपूर्ण है और इसकी तुलना में प्रजातांत्रिक और विकासवादी समाजवाद का मार्ग निश्चित रूप से बेहतर है। प्रोफेसर जॉर्ज ठीक ही लिखते हैं, यह सोचने का पर्याप्त आधार है कि मंद गति से प्राप्त सुधारों की नीति जिसका प्रतिपादन विकासवादी समाजवादियों ने किया है, क्रांति और वर्ग संघर्ष की विधियों की अपेक्षा अधिक स्थायी और फलदायक है। मार्क्सवादी कार्यक्रम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात पूंजीवाद का अंत कर उसके स्थान पर साम्यवादी समाज, वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के लिए कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कार्यक्रम बनाया गया उसके 3 चरण हैं। नंबर 1 पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, दूसरा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना, तीसरा है राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। अब मार्क्स की देन को हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, मार्क्स की महानता पर विभिन्न और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जाते हैं। समाजवादियों के लिए तो ये एक देवता तुल्य है, तो पूंजीवादियों के लिए सबसे बड़ा पिशाच। लेकिन इससे मार्क्स की महानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। संपूर्ण मानवीय इतिहास में ऐसा कोई विचारक नहीं हुआ जिसके विचारों ने मानव जाति के इतने बड़े भाग को प्रभावित और अनुप्राणित किया है और उनके सामाजिक जीवन में इतने गहरे, दूरगामी और आमूल परिवर्तन किए हों जितने मार्क्स के विचारों ने किया है। अब मार्क्स की प्रमुख देन है नंबर 1 है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं का प्रवर्तक और समर्थक है। मार्क्स प्रथम समाजवादी नहीं था और मार्क्स से पूर्व भी रॉबर्ट ओवन, F.D. मॉरिस, चार्ल्स किंग्सले, डॉक्टर हॉल, प्रूदो और सेंट साइमन आदि समाजवादी विचारक हुए हैं, किंतु उन लेखकों द्वारा प्रतिपादित समाज प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मोर की यूटोपिया की भांति काल्पनिक था। किंतु मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रस्तुत एक व्यवहारिक दर्शन है जिसमें विद्यमान विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया गया है। इस प्रकार समाजवाद को वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय मार्क्स को ही प्राप्त है। लुइस वॉशरमैन ने कहा है कि मार्क्स ने समाजवाद को एक षड्यंत्र के रूप में पाया और उसे एक आंदोलन के रूप में छोड़ा। समाजवाद ने उससे एक दर्शन और दिशा प्राप्त की। नेक्स्ट है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में उसकी एक बहुत बड़ी देन है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अपूर्ण मानते हुए भी हमें स्वीकार करना होगा कि समस्त सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक तत्व के महत्व का प्रतिपादन करते हुए उसने सामाजिक अध्ययन की एक बहुत बड़ी सेवा की है। वैधानिक और राजनीतिक संस्थाएं तथा विद्यमान आर्थिक व्यवस्था की अंतर्निर्भरता के प्रतिपादन ने उसे 19वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक दार्शनिक बना दिया है।
नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों का व्यापक अध्ययन। आर्थिक गतिविधियों और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर उसके प्रभावों का जैसा अध्ययन मार्क्स ने किया है वैसा अन्य किसी ने नहीं किया। मार्क्स पहला विचारक था जिसने व्यापार चक्र, अति उत्पादन और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित किया। उसने ही ये अनुभव किया कि राष्ट्र की खुशहाली का एकमात्र साधन व्यापार नहीं है और यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक दोष उत्पन्न होंगे। उसने ही सर्वप्रथम ये अनुभव किया कि उद्योगों के यंत्रीकरण का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और औद्योगिकीकरण तथा उद्योगों के स्थानीयकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना का तीव्रता के साथ विकास होगा। नेक्स्ट है पूंजीवाद के संबंध में अंतर्दृष्टि। इसके अलावा यद्यपि हम समाजवाद की अवश्यम संभावना को स्वीकार नहीं करते और यह मानते हैं कि पूंजीवाद का अंत समाजवाद से नितांत भिन्न एक सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है, किंतु ये मानना ही होगा कि पूंजीवाद के महत्वपूर्ण विकासों को पहले ही देख लेने में मार्क्स ने उस सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है जिसका उसके समकालीन विचारकों में अभाव ही दिखता है। मार्क्स ने बिल्कुल सही रूप से इस बात का प्रतिपादन किया कि यद्यपि पूंजीवाद का परिणाम उत्पादन में वृद्धि होगा, किंतु पूंजीवाद अपने विद्यमान स्वरूप में अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। 19वीं सदी का अबाधित पूंजीवाद अब भूत की वस्तु बन गया है और 20वीं सदी का पूंजीवाद उससे बहुत अधिक भिन्न है। नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म। इन सब के अतिरिक्त मार्क्स की यदि कोई बड़ी देन है तो वह श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देना, उसकी स्थिति में सुधार करना, पूंजीपतियों के सम्मुख उनकी स्थिति को सबलता प्रदान करना और उन्हें पूंजीवाद के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार करना। पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन अवश्यम भावी है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। मार्क्स ये वादे निरपेक्ष सत्य नहीं है और उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन एक ऐसा तथ्य है कि मार्क्स के नारों ने श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। मार्क्स ने समाजवाद के सैद्धांतिक विवेचन के अतिरिक्त प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का निर्माण कर श्रमिक वर्ग को संगठित भी किया। मार्क्स तथा उसकी विचारधारा का महत्व इस बात में है कि वे पूर्णतः शोषित वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित है और इसी बात ने उसे महान व्यक्ति बना दिया। इसाह बर्लिन के अनुसार 19वीं सदी में ऐसे अनेक सामाजिक आलोचक और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्हें मार्क्स की तुलना में कम मौलिक, कम हिंसक या कम कट्टर सिद्धांतवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनमें से किसी ने भी एकनिष्ठ होकर अपने आप को एक ही किसी ऐसे तात्कालिक व्यवहारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित नहीं किया जिसके लिए कोई भी त्याग महान नहीं हो सकता। वेपर कहते हैं अपने संदेश की शक्ति और भावी साम्यवादी आंदोलन पर अपने प्रभाव के आधार पर विश्व के महान राजनीतिक विचारकों के किसी भी संग्रह की तुलना में मार्क्स का स्थान पूर्णतया सुरक्षित है।